नमस्कार, स्वागत है आपका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं दीपक डोभाल। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। सीआईसी ने दिल्ली और गुजरात विश्वविद्यालयों को दिया प्रधानमंत्री की डिग्री की जानकारी देने का निर्देश। केजरीवाल ने उठाया था मुद्दा, पीएमओ विश्वविद्यालयों को देगा डिग्री का ब्यौरा। अगस्ता वेस्टलैंड मामले पर बढ़ी तल्खी। बीजेपी अध्यक्ष ने पूछा, किसके इशारे पर हुआ टेंडर में बदलाव। कांग्रेस ने दी 2 महीने में सच सामने लाने की चुनौती। गुजरात में अगड़ी जाति के गरीबों को 10% आरक्षण, 6 लाख तक की सालाना आय वालों को मिलेगा लाभ। पाटीदार संगठन की संविधान संशोधन की मांग। कांग्रेस ने कहा 20% आरक्षण। बॉम्बे हाईकोर्ट का आदर्श सोसाइटी गिराने का आदेश। अवैध निर्माण में शामिल नेताओं और अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। अपील के लिए 12 हफ्ते का वक्त। और 1 मई को ही होगी कॉमन मेडिकल परीक्षा। तारीख आगे बढ़ाने की केंद्र की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में खारिज। लोकसभा में छात्रों को और समय देने की मांग। सबसे पहले पहली खबर। 1 मई से होने वाली मेडिकल राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा तय समय पर ही होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज 1 मई को परीक्षा न कराने के केंद्र की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। इससे जुड़ी याचिकाओं पर बाद में सुनवाई होगी। केंद्र ने एक ही बार में 24 जुलाई को परीक्षा कराने की अपील की थी। इस बार मेडिकल प्रवेश परीक्षा में 6.5 लाख उम्मीदवारों के बैठने की उम्मीद है। शुक्रवार को केंद्र सरकार ने मेडिकल राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा यानी नीट को 2 चरण में कराने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश में संशोधन की अर्जी लगाई। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि 1 मई को होने वाली परीक्षा को रद्द कर सभी छात्रों को 24 जुलाई को परीक्षा देने की इजाजत दी जाए। साथ ही राज्य सरकारों और निजी कॉलेजों को अकादमिक सत्र 2016-17 के लिए अलग परीक्षाएं कराने की अनुमति देने को कहा, लेकिन कोर्ट ने इससे इनकार करते हुए परीक्षाएं तय समय पर कराने का आदेश दिया है। The Honorable Supreme Court has refused to constitute the bench as of now. There is no bench which is being constituted. The examination as slated on 1st May 2016 will take place. This will be the first phase of NEET examination. इससे पहले लोकसभा में शुक्रवार को शून्यकाल में बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने यह मुद्दा उठाया। उन्होंने मेडिकल छात्रों के लिए राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा 2 चरण में कराने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि 1 मई को परीक्षा होने से छात्रों को तैयारी का समय नहीं मिलेगा। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अपेक्षा है कि जो कल 1 मई का है, इस टेस्ट को जो 2 है कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट 1 और 2, इसको दोनों को कंबाइंड करके एक साथ 24 जुलाई को हो जाए, जिससे कि 17 अगस्त के रिजल्ट में आ जाए। कांग्रेस और शिवसेना सांसदों ने अलग अलग पाठ्यक्रम और भाषा का हवाला देते हुए इसे 2018 से लागू करने की मांग की। पहली रिक्वेस्ट ये है कि ये 2018 को करने की दिशा में केंद्र सरकार द्वारा इस बारे में स्पेशल लीव पिटीशन अगर सरकार लाएगी तो कुछ ना कुछ मदद होगी। अगर ये बात नहीं हो सकती है अध्यक्ष जी, तो कम से कम 3 महीने का समय यानी 24 जुलाई को जो एग्जाम है, उस 24 जुलाई के एग्जाम में कम से कम सभी लोगों को अपेयर होने का मौका मिले। सारे राज्यों में इसको प्रखर विरोध हो रहा है। मैं आपके माध्यम से एचआरडी मिनिस्टर को कहती हूँ, सुप्रीम कोर्ट पे जाए, ये निर्णय आपका है, उसको हम उसकी सराहना करते हैं, लेकिन एक बात ध्यान में रखें, ये 2018 से इसे लागू करें। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आदेश दिया था कि राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा 2 चरणों में होगी। पहले चरण की परीक्षा 1 मई और दूसरे चरण की परीक्षा 24 जुलाई को कराई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में सुनाए गए अपने फैसले में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए पूरे देश में एक मेडिकल प्रवेश परीक्षा कराने को कहा था, लेकिन इस पर अमल में देरी के खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई थी। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। और इस मसले पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अमित कुमार जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है अमित जी आपका। थोड़ा सा बताइए, क्योंकि कुछ बातें हैं जो अभी कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही हैं। क्या कहा सेंटर ने, उसमें कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, क्या कुछ थोड़ा सा बताइए। ये जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने
2013 में एक रेगुलेशन, 2010 में एक रेगुलेशन बनाया था, और जो मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन्स हैं उस रेगुलेशन के अंदर ही हो सकता है, और उस रेगुलेशन का नाम है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। इस रेगुलेशन का पर्पस क्या है कि बिना आप एलिजिबिलिटी एक्वायर किए हुए मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं हो सकता। उसके लिए आपको इस टेस्ट में बैठना अनिवार्य है। 11 अप्रैल 2016 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने अपने पिछले निर्णय को वापस ले लिया। अपने पिछले निर्णय को वापस लेने के बाद ये जो रेगुलेशन था वो रिवाइव हो गया, रेगुलेशन फोर्स में आ गया। तो मेडिकल कॉलेज में कहीं भी इंडिया में एडमिशन होगा तो इस रेगुलेशन के आधार पर ही होगा। और जो ये लैंग्वेज और बहुत सारे मुद्दे उठ रहे हैं उस पर ये कहना है कि ये एग्जाम पहली बार नहीं लिया गया। ये एग्जाम 2013 में भी लिया गया था और उस साल इसे 3 फेजेज में लिया गया था। और आप यदि इस एग्जाम के एडवांटेजेस देखेंगे तो इसके बच्चों को और स्टूडेंट्स जो अपियर हो रहे हैं उनको काफ़ी है। आज के दिन में एडमिशन होने का प्रोसेस क्या है? एक 15% गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीट्स के लिए CET एक CBSE एग्जाम लेती है जिसका नाम AIPMT है, जो 1 मई को हो रहा है। 85% के लिए स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने स्टेट में लेती है। करीब 25 एग्जाम तो वो होते हैं। एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो CBSE का हुआ 26, और करीब 70 से ज़्यादा एग्जाम डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो लेते हैं। तो करीब बच्चों को यदि एडमिशन लेना है, स्टूडेंट्स को कोई एडमिशन लेना है मेडिकल कॉलेजेस में, तो वो हिंदुस्तान में इस समय एक स्टेट से दूसरे स्टेट दौड़ते रहते हैं। उनके माता पिता सब परेशान रहते हैं, उनकी पढ़ाई नहीं हो पाती और पारदर्शिता तो रहती ही नहीं, और उसमें कैपिटेशन फी भी रहता है। इसी को ध्यान में रखते हुए उस समय जो बोर्ड ऑफ गवर्नर थे डॉक्टर शिव सरीन, डॉक्टर देवी सेट्टी, उन्होंने रेगुलेशन बनाया। इस रेगुलेशन की सराहना बच्चों ने काफी की। सर अभी जो बात कह रही है सर, आज लोकसभा में ये मुद्दा उठा कि तैयारी नहीं हो पाएगी, 1 मई अचानक से आएगा, तैयारी कैसे कर पाएंगे, उसको शिफ्ट करने की बात थी कि आप 24 जुलाई को ले लीजिए। नहीं, इस मुद्दे को भी मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ कि ये जो 1 मई का एग्जाम था, ये सिलेबस और एग्जामिनेशन शेड्यूल CBSE ने आज से 7 महीने पहले दे रखा था, और बच्चों को भी मालूम था कि 1 मई को एग्जाम ही यही होगा। 6.5 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, उन्हें पता था, और हर एक साल इसी समय होता है, तो उन्हें बच्चों को तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये न्यायालय के समक्ष ये सवाल उठा कि कुछ बच्चे जो AIPMT नहीं दे रहे हैं और नीट में भी नहीं बैठेंगे, तो उनको समय देना चाहिए, क्योंकि जितने सीरियस बच्चे हैं, 6.5 लाख बच्चे वो इसमें बैठ रहे हैं। जो कुछ बच्चे नहीं बैठ रहे हैं उनके लिए अदालत ने वो भी प्रावधान, CBSE ने रखा प्रपोजल और उसको अप्रूव किया, और 24 जून को वो बच्चों को बैठने को तो कोर्ट ने जो CBSE का और जो सेंटर का जो सिलेबस है उसको अप्रूव किया है, उनके शेड्यूल को अप्रूव किया, उनके शेड्यूल को देखा, क्योंकि ये रेगुलेशन आज के दिन में कोई भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन इस रेगुलेशन के आधार पर ही हो सकता है, क्योंकि मेडिकल कॉलेजेस का एडमिशन MCI गवर्न करती है और MCI के अधिकार क्षेत्र में है, इसलिए उनका स्टैंडर्ड एडमिशन का प्रोसेस भी वही ले डाउन करती है। तो ये एग्जामिनेशन जो नीट 2 फेज में हो रहा है, ये सबकी भलाई में, और इससे बहुत सारी समस्याओं का समाधान होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, तकनीकी पहलू समझाने के लिए और इस जानकारी के लिए और वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी आज की हमारी पहली खबर। एक छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और खबरें। कहो हिंदुस्तान की जय, कसम है खून से सींचे हुए रंगी गुलिस्तां की, कसम है खून दहका की, कसम खूने शहीदा की। समीर, ठंडी हवा का एक झोंका। Of course, now I remember. And now I'm going to sing another song. अगर अब तक मैं ये नहीं कर सकती हंसी और रोना, तो थप्पड़ लगना चाहिए। विरासत में इस बार जोहरा सहगल, सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। केंद्रीय सूचना आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्रियों की जानकारी देने का निर्देश दिया है। CIC ने दिल्ली विश्वविद्यालय और गुजरात विश्वविद्यालय को यह जानकारी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को देने को कहा है। वहीं PMO को प्रधानमंत्री के रोल नंबर और डिग्री नंबर का ब्यौरा दिल्ली विश्वविद्यालय और गुजरात विश्वविद्यालय को देने का निर्देश भी दिया गया है।
दिल्ली विश्वविद्यालय ने कहा था कि वो रोल नंबर के बिना जानकारी देने में असमर्थ है। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल कहा था कि वो अपनी डिग्रियां सार्वजनिक करने को तैयार हैं, बशर्ते सीआईसी ऐसा ही निर्देश प्रधानमंत्री को भी दे। गुजरात सरकार ने अगड़ी जाति के गरीबों को 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है। राज्य बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक में यह फैसला लिया गया। हालांकि पाटीदार संगठन ने इस फैसले को खारिज कर दिया है। पटेल आंदोलन से उपजे असंतोष को थामने के लिए गुजरात सरकार ने शुक्रवार को बड़ा फैसला किया। अध्यक्ष अमित शाह की अगुवाई में राज्य बीजेपी की बैठक में सवर्ण गरीबों को 10% आरक्षण देने का फैसला किया गया। बिन अनामत जो ज्ञाति समाज है उनको 10% इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड्स उसमें बच्चे हैं, जो गरीब छात्रा छात्री है, तो उनको ये रिजर्वेशन का लाभ मिले, उस तरीके का पूरा बिल होगा। 1 मई को गुजरात दिवस के दिन इसकी अधिसूचना जारी होगी। 6 लाख तक की सालाना आय वाले इसके दायरे में होंगे और उन्हें शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण मिलेगा। इसका लाभ अगले अकादमिक सत्र से मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% तय की है और राज्य में पहले से ही इतना आरक्षण है। सरकार वेरी सीरियस, हम ड्राफ्ट भी लीगली ऐसा बनाएंगे कि कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। अगर जरूरत पड़ेगी तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग सिंसियरली फाइट करेंगे। पटेलों को ओबीसी में शामिल करने के लिए आंदोलन चला रही पाटीदार अनामत आंदोलन समिति ने इसे ध्यान भटकाने की साजिश बताया है। आप पहले संविधान में परिवर्तन कर दें, संविधान में सामाजिक और शैक्षणिक आधार को हटा के आप आर्थिक आधार ऐड कर दें। इसके बाद ही रिजर्वेशन देने की घोषणा करते तो बात ईमानदारी की लगती। कांग्रेस ने 10 की जगह 20% आरक्षण देने और आय सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 12 लाख करने की मांग की है। सीपीएम ने संविधान में संशोधन करने की मांग की। अगर उनको करना था सही तरीके से तो विधानसभा में बिल लाके वो कर सकते थे। हमने उनको कहा भी था कि आप बिल लाइए। जब उन्होंने बिल लाने की तैयारी नहीं दिखाई तो कांग्रेस पक्ष ने बिल रखा था, उसके ऊपर भी चर्चा हो सकती थी। साफ सी बात यह है कि ठोस रूप से संविधान को बदलने की बात है। ये प्रस्ताव सीपीएम ने कई अरसे पहले रखी कि उसके बारे में चर्चाएं करें। 2 साल के अंदर कुछ चर्चा की नहीं ये सरकार। गुजरात में आरक्षण के लिए पटेल समुदाय का आंदोलन कई बार हिंसक हो चुका है। आंदोलन की वजह से पंचायत चुनाव में बीजेपी को भारी नुकसान झेलना पड़ा और राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में तल्खियां बढ़ती जा रही हैं। बीजेपी ने पूछा है कि टेंडर की शर्तों में किसके इशारे पर बदलाव हुआ। वहीं कांग्रेस ने सरकार से कहा है कि वो धमकी देने की बजाय 2 महीने में सच्चाई सामने लाए। अहमदाबाद में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस से 3 सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि टेंडर में ओरिजिनल इक्विपमेंट बनाने वाले से हेलीकॉप्टर खरीदने की बात क्यों बदली गई। फील्ड ट्रायल भारत में कराए जाने की बजाय कंपनी के परिसर में कराने की अनुमति किसने दी। करार होने के तुरंत बाद इटली की मीडिया में भ्रष्टाचार की खबरें आने के बाद इसे रद्द क्यों नहीं किया गया। मैं इतना पूछना चाहता हूं श्रीमती सोनिया गांधी से कि किसके इशारे पर ये परमिशन उनको दी गई, किसके इशारे पर उनको टेक्निकली क्वालिफाइड पाया गया और टेंडर की शर्तों के साथ ये जो छेड़खानी हुई है वो किसके इशारे पर हुई है। कांग्रेस ने सरकार पर आधी सच्चाई सामने लाने का आरोप लगाया। पार्टी नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि अगर इसमें कांग्रेस की भूमिका होती तो सीबीआई से जांच क्यों कराई जाती या फिर करार रद्द क्यों किया जाता। जिन्होंने इस डील में पैसा लिया है, कितना लिया है, कहां लिया है, क्यों लिया है, कैसे लिया है, अगर इस गवर्नमेंट में दम है तो अगले 2 महीनों के अंदर अंदर ये मॉनसून सेशन में इसी सदन में बता दे। उधर राज्यसभा में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। स्वामी ने आरोप लगाया कि नेता विपक्ष ने अगस्ता वेस्टलैंड की मुख्य कंपनी फिन मैकेनिका को यूपीए सरकार के वक्त काली सूची में डालने की गलत जानकारी दी। कांग्रेस ने भी रक्षा मंत्रालय के खिलाफ ऐसा ही नोटिस दिया है। नव विक्रम सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 31 मंजिला आदर्श हाउसिंग इमारत को गिराने का आदेश दिया है। हालांकि कोर्ट ने फैसले पर अमल के लिए 12 हफ्तों की रोक लगा दी है ताकि सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की जा सके।
कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को अवैध तरीके से इमारत बनाने वाले अधिकारियों और नेताओं पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। दरअसल पर्यावरण मंजूरी के बिना बनी इस इमारत को पर्यावरण मंत्रालय ने गिराने का आदेश दिया था। आदर्श सोसाइटी ने इसे कोर्ट में चुनौती दी थी। ये इमारत रक्षा मंत्रालय की जमीन पर बनी है। इससे पहले सैनिकों को और उनके परिजनों को फ्लैट देने की बात थी। बाद में नियम बदलकर अधिकारियों और नेताओं को भी फ्लैट दे दिए गए। 2010 में यह मामला सामने आने के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण को इस्तीफा देना पड़ा था। में भ्रष्टाचार बहुत बड़े पैमाने पे हुआ है, तो जब कोर्ट में मुकदमा चलेगा उन बड़े बड़े नेताओं और सरकारी अफसरों के खिलाफ जिन्होंने भ्रष्टाचार करके आदर्श को आगे आने दिया, तो मुझे लगता है अब बहुत प्रबल संभावना हो गई है कि इस तरह के अधिकारी और नेता जरूर जो है कोर्ट उनको फौजदारी कार्रवाई में कन्विक्ट करेगा। और अब बात सूखे की। महाराष्ट्र के कई जिले भीषण सूखे की मार झेल रहे हैं। आलम यह है कि लोग काम धंधा छोड़कर पानी की जुगत में मीलों सफर तय कर रहे हैं। सरकार ने लातूर समेत कुछ जगहों जल दूत ट्रेन के जरिए पानी तो जरूर भेजा, लेकिन नागपुर जिले में कई गांव ऐसे हैं जहां लोग कीचड़ से पानी निकालकर पीने को मजबूर हैं। कुएं में पानी नहीं है, लोग दूर दूर से पानी लाते हैं, वो पानी स्वच्छ नहीं है। मुख्यमंत्र्याचा जिल्हा आहे, हे पोरगी पाण्याला जाते, आता खेळाची पोरगी वय का पाण्यात जायची वय, तुम्ही सांगा। या बहुत बुरी हाल है, पानी है ही नहीं गाँव में। नागपुर का ग्रामीण इलाका पानी की जबरदस्त किल्लत से जूझ रहा है। नलों में पानी नहीं है तो कुओं में भी चंद बाल्टी पानी बचा है। बदतर होते हालात और प्यास बुझाने की झुंझलाहट ने इन लोगों का गुस्सा बढ़ा दिया है। ये इलाका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के चुनाव क्षेत्र में आता है, जहां लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। हमको बहुत त्रास होता है यहाँ पे पानी लाने के लिए, और 2 किलोमीटर से जाना पड़ता है। जिसके यहाँ बंडे वाले वो लाते हैं, लेकिन हमारी गति है नहीं यहाँ पे। और रात में 2 बजे उठे हम आज तो पानी लाने के लिए, लेकिन पूरा पानी गंदा हो गया था यहाँ पे कुएं में। हम क्या करेंगे अभी यहाँ पे? हमारे बच्चे हैं पानी पीने के लिए, फिर क्या करेंगे हम? 40 डिग्री से ऊपर का पारा और झुलसा देने वाली गर्मी, जहां सिर पर पानी की मटकियों का बोझ लादकर महज कुछ कदमों का सफर मीलों लंबा लगने लगता है। ऐसे में यहाँ की औरतें रोज 2 किलोमीटर दूर अपने और परिवार की प्यास बुझाने का इंतजाम करने पैदल जाती हैं। लेकिन हालात ऐसे हैं कि पानी नसीब होगा या नहीं, वो भी किस्मत के भरोसे है। सरकार की तरफ से अभी तक गांव के लोगों के लिए कोई मदद नहीं मिली है। यहाँ से सुबह से शाम तक के पानी नहीं मिलता। रोज 2 बजे से पानी लाना पड़ता भाई लोगों को, और यहाँ पर कोई सरकार की कोई योजना नहीं, ना टैंकर है ना कुछ है। और जो ग्राम पंचायत के भी कुआं है उसमें भी कुछ पानी नहीं, पूरे नल सूखे हैं। हलक में पानी की चंद बूंदों को उतारने की हसरत लिए इन लोगों को गंदे पानी से भी समझौता करना पड़ रहा है। लिहाजा ये लोग पानी को कपड़े से छान लेते हैं। इन्हें अच्छी तरह मालूम है कि अगर सिलसिला यूं ही चलता रहा तो इसका असर इनके बच्चों की सेहत पर दिखाई देगा। लेकिन प्यास की मजबूरी ने यहाँ के लोगों के सामने कोई दूसरा रास्ता छोड़ा ही नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश के कई राज्य इस समय भीषण गर्मी की मार झेल रहे हैं। ओडिशा के कई इलाकों में लू और गर्मी की खबरें मिल रही हैं। हालांकि आज कई इलाकों में हुई बारिश से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली। बेमौसम बारिश और ओले भुवनेश्वर के लोगों के लिए गर्मी में राहत लेकर आए हैं। दोपहर में हुई इस बारिश से तापमान में करीब 10 डिग्री सेल्सियस की कमी आ गई। बारिश के बाद लोग सड़कों पर निकल आए। मिनिमम 10 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो गया है बारिश होने से, और इसका नेक्स्ट डे क्या होगा वो पता नहीं है। जो बारिश शुरू हुआ है उसके वजह से अभी बहुत आ रहा है। अभी जो मूवमेंट भी बहुत शुरू हो गया है। पहले एक्चुअली दोपहर में क्या होता है ना, लोग घर से नहीं निकलते थे, लेकिन बारिश की वजह से आप देखिए लाइफ एक्चुअली नॉर्मल हो गया जैसे हो गया। ओडिशा इस समय भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश से कुछ इलाकों में गर्मी से राहत मिली है, लेकिन राज्य के तटीय इलाकों में लू और गर्मी से राहत नहीं मिलेगी।
today the temperature has reduced over that part, whereas the temperature increased in coastal districts of Odisha. So IMD has issued severe heat wave warning for the coastal districts today, whereas no heat wave warning issued for the interior parts and western parts of Odisha. ओडिशा राज्य राहत विभाग के मुताबिक राज्य में लू लगने से मौत के 137 मामले आए हैं, लेकिन अभी तक 9 लोगों के मरने की पुष्टि हुई है। In 9 cases, death due to sunstroke has been confirmed in Odisha. Rest 69 cases are pending for inquiry. 41 other cases during inquiry. From inquiry, it has been found that the deaths were due to other reasons. ओडिशा में भी कई इलाकों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बना हुआ है। ओडिशा के अलावा दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में गर्मी का कहर जारी है और लू के कारण लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारतीय बैंकों के 9,000 करोड़ के कर्जदार विजय माल्या को स्वदेश वापस लाए जाने की कोशिशें तेज हो गई हैं, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए शराब कारोबारी माल्या ने साफ कर दिया है कि फिलहाल उनका भारत लौटने का कोई इरादा नहीं है। एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि भारत में हो रही उनके खिलाफ कार्रवाई की वजह से वो भारत नहीं लौट पा रहे हैं और वो अभी भी बैंकों के साथ वाजिब समझौता करने को तैयार हैं। आपको बताएं कि माल्या का पासपोर्ट रद्द किए जाने और उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद गुरुवार को ही विदेश मंत्रालय ने ब्रिटिश हाई कमीशन से माल्या के प्रत्यर्पण की मांग की थी। The banks need to also consider the fact that there are other creditors who also need to be paid off and satisfied. I can't possibly be seen to be giving preference to the banks just because of this extraordinary pressure being put on me by various government agencies. सीबीआई की विशेष अदालत ने अमरकोंड मुर्गाडंगल कोल ब्लॉक आवंटन मामले में कांग्रेस के पूर्व सांसद नवीन जिंदल पर आरोप तय करने का आदेश दिया है। इस मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को भी आरोपी बनाया गया है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई ने दावा किया था कि जिंदल समूह की कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए दोनों आरोपियों के बीच समझौता हुआ था, जिसे सभी आरोपियों की तरफ से खारिज किया गया। सीबीआई को कोर्ट ने इस मामले में पूर्व कोयला राज्य मंत्री दुसरी नारायण राव, पूर्व कोयला सचिव HC गुप्ता के खिलाफ भी आरोप तय करने के लिए कहा है। दूसरी तरफ झारखंड इस्पात प्राइवेट लिमिटेड के पूर्व निदेशक रुंगटा बंधु ने खुद को दोषी ठहराए जाने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की है, जिस पर कोर्ट ने सीबीआई को 6 मई तक जवाब दाखिल करने को कहा है। जयपुर के एक सरकारी अस्पताल में 8 बच्चों समेत 11 लोगों की मौत का मामला गरमा गया है। मानसिक रूप से कमजोर इन लोगों को कथित तौर पर गंदा पानी पीने के बाद उल्टी और दस्त की शिकायत हुई थी। तबीयत बिगड़ने पर इन्हें जेके लोन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इनकी मौत हो गई। सरकार ने जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई है। भारत ने पापुआ न्यू गिनी सहित सभी द्विपक्षीय देशों से संयुक्त राष्ट्र में भारत के साथ सहयोग करने की अपील की है। पापुआ न्यू गिनी प्रशांत द्वीपों में फिजी के बाद दूसरा देश है जहां भारत ने अपना दूतावास खोल रखा है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी गुरुवार और शुक्रवार को पापुआ न्यू गिनी में थे। पापुआ न्यू गिनी के गवर्नर जनरल माइकल ओगियो और प्रधानमंत्री पीटर ओनील के साथ मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र छोटे और विकासशील देशों के हितों का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा, उसमें बदलाव की जरूरत है और द्विपक्षीय राष्ट्रों को इसमें भारत का सहयोग करना चाहिए। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की उपस्थिति में पापुआ न्यू गिनी के साथ सूचना तकनीक, स्वास्थ्य, कृषि और यातायात के क्षेत्र में समझौते हुए। उसके पहले राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने वहां द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए भारतीय सैनिकों की याद में पुष्प भी अर्पित किए। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं देश और दुनिया की कुछ बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार। सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी 25 और फाइलें सार्वजनिक कर दी हैं। शुक्रवार को संस्कृति मंत्री महेश शर्मा ने दिल्ली में इन फाइलों को जारी किया। उन्होंने कहा कि इसके जरिए इतिहासकारों को नेताजी के जीवन के बारे में जानकारी जुटाने में मदद मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मालेगांव बम धमाके के आरोपी कर्नल पुरोहित की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने जांच टीम की चार्जशीट को चुनौती दी थी।
मुंबई की एक ट्रायल कोर्ट में पुरोहित के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने पुरोहित को हाई कोर्ट जाने की सलाह दी। सुप्रीम कोर्ट ने घूस लेने के कथित आरोपी टीएमसी सांसदों और विधायकों की योग्यता रद्द करने से जुड़ी याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट में अपील करने का निर्देश दिया है। हाल ही में नारद न्यूज चैनल ने एक स्टिंग जारी कर टीएमसी सांसदों को घूस लेने का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक घर में आग लगने से 6 बच्चों की मौत हो गई। सभी बच्चे 14 साल से कम उम्र के हैं। हादसा उस वक्त हुआ जब परिजन शादी में शामिल होने के लिए गए हुए थे। आग लगने की वजह साफ नहीं हुई है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। देश भर में ट्रेड यूनियंस के विरोध के बाद वित्त मंत्रालय ने ईपीएफ ब्याज दर बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय ने ब्याज दर 8.7% से बढ़ाकर 8.8% कर दी है। इससे पहले वित्त मंत्रालय ने ईपीएफ ब्याज दर को 8.75% से घटाकर 8.70% कर दिया था। उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल डिवीजन में जंगलों के 1600 हेक्टेयर भाग में लगी भीषण आग ने प्रशासन की परेशानियों को बढ़ा दिया है। इससे आसपास के करीब 1500 गांव प्रभावित हुए हैं। राज्यपाल के पॉल ने वन विभाग से प्रभावी कदम उठाने के लिए कहा है। दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोने की कीमत 350 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 30,250 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गई है। वैश्विक स्तर पर सोने के उच्चतम स्तर पर पहुंचने को इसकी वजह माना जा रहा है। सर्राफा कारोबारियों की हड़ताल खत्म होने के बाद ये लगातार तीसरा दिन है जब सोने में तेजी देखी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई अधिकारियों को 70 के बजाय 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट लेने की सलाह दी है। कोर्ट ने यह बात लोढ़ा समिति की सिफारिशों को लेकर हो रही सुनवाई के दौरान कही। इस मामले में अगली सुनवाई 2 मई को होगी। भारतीय ओलंपिक संघ ने सलमान खान के बाद सचिन तेंदुलकर, AR रहमान और निशानेबाज अभिनव बिंद्रा के सामने रियो ओलंपिक का गुडविल एम्बेसडर बनने का प्रस्ताव रखा है। अभिनव बिंद्रा पत्र मिलने के बाद एम्बेसडर बनने के लिए राजी हो गए हैं। IOA सचिन और AR रहमान के जवाब का इंतजार कर रहा है। चीन के वुहान में खेले जा रहे एशियन चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में भारत की साइना नेहवाल ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में साइना ने चीन की शिजियन वांग को 21-16, 21-19 से हरा दिया। साइना नेहवाल ने दूसरी बार एशिया चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में जगह बनाई है।